राधे राधे। आज हम लोग इसका 4th लेक्चर है बच्चों, ठीक है। 3 लेक्चर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उसको ध्यान से देख लिए होंगे, नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने चार्ज के बाद से कूलम्ब्स लॉ में फिर आप लोगों ने उसके वेक्टर फॉर्म वगैरह सब पढ़ लिए हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ी। बीच में आप लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ी होगी, ठीक है बच्चों। 4th लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग आज। सबसे पहले हमें पढ़ना है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है आज का हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होती है डाइपोल, मैंने डिफिनेशंस लिखी हुई है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए फिर इसको समझाते हैं, ठीक है। An electric dipole consists of a pair of equal and opposite, ध्यान रखिएगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंसेस। उस पूरे के पूरे सिस्टम को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कौन से सिस्टम को, ध्यान से समझिएगा। जब दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, यानी कि अपोजिट इन नेचर, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब दो चार्ज किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, वो डिस्टेंस हमने दोनों के बीच की डिस्टेंस मानी है 2a। ये 2a क्यों लेते हैं बच्चों, डिस्टेंस लेनी है तो हम a क्यों नहीं ले लिए या कुछ और क्यों नहीं ले लिए। आप 2a पे मत जाइए, ये तो आप l भी ले सकते हो, 2l भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, पर मैंने लिया है 2a। जनरली सीबीएसई में ज्यादातर बुक्स में जो है 2a ही लिया गया है बच्चों। तो आप लोग को, ताकि आप लोग को ये लगे कि हाँ ठीक है उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो 2a लिया गया है। 2 क्यों लिया गया, a क्यों नहीं लिया बच्चों। 2a इसलिए लेते हैं कि आगे चल के आप ये देखोगे कि जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी सी हमारी आसान हो जाए, और कोई कारण नहीं है बच्चों। ध्यान रखिएगा, इस 2a को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द डाइपोल, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक छोटे से डिस्टेंस पे रखी हुई हो, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग एक साथ बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दो मतलब डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब दो, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ऑब्वियस है बच्चों, अगर दो चार्जेस हैं तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होती है, पोटेंशियल भी होगा, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इसके बाद अगला टर्म है बच्चों डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट किसे बोलते हैं बच्चों, डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर, यानी कि मेजरमेंट है किसका, स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल का। डाइपोल का स्ट्रेंथ क्या है, वो डाइपोल कितना इफेक्टिव है, किस तरीके से चीजों को देखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बोलते हैं बच्चों हम लोग डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बच्चों, पी से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, इस पी की अपनी एक वैल्यू होगी, मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन होगी, अभी आगे हम देखते हैं। तो ये बात क्लियर हो रही है, क्या है, डाइपोल मोमेंट इज मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को जब हम मेजर करते हैं तो उसका नाम है डाइपोल मोमेंट। क्या ये बात इतनी क्लियर है, ठीक है। फटाफट इसको नोट करिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ी सी और कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। डाइपोल मोमेंट आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा, अब यहाँ से समझिएगा बच्चों कुछ बातों को, ठीक है। डाइपोल को कैसे बनाया गया था अभी, माइनस क्यू और ये हो गया बच्चों प्लस क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस को हमने रखा 2a, क्यों रखा, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये आगे चल के आपको अभी समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, डाइपोल मोमेंट को बच्चों p से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, p से, ठीक। और ध्यान रखिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। ये जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे नोट्स कंप्लीट करिए, क्लास 12 के लिए बहुत जरूरी है। इट इज अ वेक्टर, अक्सर जब भी डाइपोल का क्वेश्चन आता है ये पूछता है कि क्या ये वेक्टर है या स्केलर है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। और इसको कैसे लिखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, p इक्वल टू आइदर चार्ज q इंटू 2a, q इंटू 2a। जनरली बच्चों आप इसको कैसे याद रखोगे, इस q का मतलब हो गया बच्चों आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो उसका मैग्नीट्यूड लेना है बच्चा। आइदर चार्ज, देखिए मैंने मॉड लगा दिया ताकि आप उसका मैग्नीट्यूड लें, इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। इस डाइपोल के लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बच्चों कई बार बच्चे इसको जो है, ये देखिए वेक्टर है तो इस पे ए वाले पे बनाना है बच्चों वेक्टर, ठीक है ना, क्लियर है ये बात। अच्छा, कई बार बच्चे जो फार्मूला याद रखते हैं q इंटू 2a, और जब कोई न्यूमेरिकल होता है तो उसमें 2 पुट कर देते हैं। नहीं बच्चों,
टू पुट नहीं करना, आप ध्यान रखिएगा ये पूरा 2a ही क्या है, जैसे कोई न्यूमेरिकल जब आएगा बच्चों तो बोलेगा कि लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 5 मिलीमीटर, यानी कि ऐसे बोलता है कि दो चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर। इसका मतलब जो 5 है वो a नहीं है, पूरे 2a की वैल्यू है। क्या है बच्चों, पूरे 2a की वैल्यू कितनी है, 5 मिलीमीटर। इस बात को जरूर ध्यान रखना है सबको, हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, यानी आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो उसका जो कि इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड लेना है और इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल लेना है। ठीक है, अगली बात बच्चों, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन किधर, जब वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगी ना, हाँ या ना। तो बाई कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन यानी कि माना गया है बच्चों ऐसा, सभी लोग इसको कन्वेंशन लेते हैं, इसका क्या कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो -q2 + q होगी, हाँ या ना। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, ठीक है, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ए होगी बच्चों, हाँ या ना। कैसे, याद रखिएगा, -q से +q की तरफ होती है डाइपोल मोमेंट की चार्ज। ठीक है, अच्छा, डाइपोल मोमेंट कभी भी कहीं भी बच्चों दो चार्ज सिस्टम हो जो इक्वल हो और अपोजिट नेचर में है, जैसे बहुत सारे आप लोग मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, जैसे H2O हो गया, CO2 हो गया, HCl हो गया, इन सब में चार्जेस सेम रहती हैं, और जैसे HCl में देखिए तो H पे प्लस और Cl पे माइनस। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात क्लियर हो रही है सबको। तो कभी कभी इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो भी, जिनका भी अपना एक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, क्योंकि डाइपोल देखो कहीं भी डाइपोल होगा, उसका जहां पे भी दो चार्ज होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे और अपोजिट नेचर के होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, यानी अनलाइक चार्जेज होंगी और किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रखी होंगी, तो उसको हम लोग बोले, उस सिस्टम को क्या बोलोगे, डाइपोल। ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने, उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करोगे जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, डाइपोल मोमेंट। यहाँ तक क्लियर है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, p q इंटू 2l होता है, q इंटू 2a, मतलब आइदर चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, आइदर चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। क्या इतनी बात क्लियर है? तो बाई कन्वेंशन फ्रॉम, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये बातें याद रखनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? ठीक, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि डाइपोल में क्या है, -q है और यहाँ पे +q है। तो बच्चों देखिएगा ध्यान से, तो क्या ये दो चार्ज सिस्टम है? ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट की मैं बात करूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूं, तो इस चार्ज की वजह से भी फील्ड डेवलप होगी और इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। अगर थर्ड लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग समझ रहे होंगे, एक चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें एक दूसरे चार्ज को लाने पे वो फोर्स फील करता है, तो उस रीजन को, उस स्पेस को, उस फीलिंग को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। तो अगर एक डाइपोल है बच्चों, तो इसके दो पोजीशन होते हैं, आइडियल पोजीशन हमको लेनी है, कहीं भी कर सकते हैं बच्चों, पर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है जो थीटा के फॉर्म में पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिलहाल हम लोगों को दो पोजीशन चुनना है बच्चों। पहला, इस डाइपोल के अलोंग, चाहे इधर कोई पॉइंट ले लीजिए चाहे इधर पॉइंट ले लीजिए, जो डाइपोल के अलोंग पॉइंट लेते हो उसे बोलते हैं बच्चों एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सियल पोजीशन क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, और ठीक डाइपोल का सेंटर लेते हैं O। इस डाइपोल के सेंटर से ठीक अगर परपेंडिकुलर कोई पॉइंट लोगे, परपेंडिकुलर पॉइंट लोगे, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, हाँ या ना, क्लियर है बात? क्लियर बच्चों, डाइपोल के अलोंग अगर कोई पॉइंट लोगे, चाहे इस साइड लो चाहे इस साइड लो, वो आपकी मर्जी है, तो इसको बोलते हैं बच्चों एक्सियल पोजीशन। अगर ठीक परपेंडिकुलर लेते हैं तो इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों को एक देखना है कि अगर डाइपोल की वजह से दो पोजीशन है, एक है एक्सियल पोजीशन और एक है इक्वेटोरियल पोजीशन, तो मुझे ये पता करना है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और दूसरा ये पता करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, चलिए इसके डेरिवेशन को शुरू करने से पहले हम लोग इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो आप हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल। और उसमें पहली हेडिंग डालेंगे आप एक्सियल पोजीशन, पहली हेडिंग डालिएगा एक्सियल पोजीशन, हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। क्लियर है ये बात? और कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लोग एक्सियल पोजीशन पे, यानी डाइपोल के अलोंग।
उसके एक्सिस के अलोंग किसी भी पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ठीक है, किसी इस साइड या उस साइड, ठीक। बीच में कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी आगे चल के हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सियल पोजीशन पे हमको कैलकुलेट करना है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, और उसमें उसका पहला हेडिंग डालिएगा एट एक्सियल पोजीशन या एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अब उसमें जब हेडिंग डल जाएगी आपकी एक्सियल पोजीशन, उसमें लिखिए ये बात, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of 2 point charges minus q and plus q separated by a small distance 2a, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है बच्चों, ये हमने क्या किया, डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग, और एकेडमिक के लिए हम सारी चीजों को लिखनी जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 point चार्जेस माइनस q एंड प्लस q सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a, ठीक है। ये हेडिंग ये आप लोग ऐसे पूरा लिख के छोड़ ही दीजिए, एक्सियल के लिए भी और इक्वेटोरियल के लिए भी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बच्चों एक्सियल पोजीशन पे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। चलिए एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स के डेरिवेशंस में बच्चों हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चा, ठीक है। चलिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चों, चलिए मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है। एक माइनस क्यू, ये माइनस क्यू हो गया बच्चों, ठीक है, और ये हमारा प्लस क्यू का चार्ज हो गया, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ दी डाइपोल है ओ। डाइपोल की लेंथ आपको पता है 2a लिया गया है बच्चों, हाँ या ना, ठीक है। और अगर ये सेंटर है तो ऑब्वियस है ए वाली डिस्टेंस ए हो गई और ए वाली डिस्टेंस भी बच्चों ए हो गई। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? एक डाइपोल हमने लिया बच्चों माइनस क्यू प्लस क्यू का, ठीक, उसके बीच की डिस्टेंस, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2a लिया हमने। अब इसकी एक्सियल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो चलिए हमने कहा कि इसके एक्सियल पोजीशन पे एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है ए मान लेते हैं बच्चों, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। क्या करते हैं बच्चों, जब भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो अभी तक थर्ड लेक्चर तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या लिखते हैं बच्चों, Q/4πε0 r², यानी किसी पॉइंट चार्ज से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो बच्चों, तो मेरे पास एक ही फार्मूला है Q/4πε0 r²। थर्ड लेक्चर तक आपने देख लिया होगा तो ये फार्मूला क्लियर होगा, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे दो चार्ज है बच्चों, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, हाँ या ना, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है, हाँ या ना? मैंने कहा कि ये वाला चार्ज ए पे रखा है, ये बी पे रखा है बच्चों, और इस पॉइंट का नाम हम लोग सी डी दे देते हैं। डी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्या इतना पॉइंट सबको क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, चलिए बच्चों, ये ओ है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से डिस्टेंस मैंने मान ली कि ये डिस्टेंस जो है ओ आर है बच्चों। क्या है, डिस्टेंस आर है, ओ से डी तक, ये मैंने लेट किया, तो मैंने लेट किया बच्चों, लेट ओ डी इक्वल टू आर। अगर ऐसा है तो एक बात आप समझ रहे हैं ना कि किसी भी पॉइंट चार्ज से किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो, तो सबसे जरूरी है उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस। क्या जरूरी है बच्चों, उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस। उस पॉइंट की डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर इसमें ए वाले चार्ज पे बोलूं, यहाँ से डिस्टेंस अगर मैं देखूं बच्चों, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक ये आर है और ये डिस्टेंस कितनी है, ए है, हाँ या ना? तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस ए। क्लियर है ये बात? अच्छा, अगर मैं इस बी वाले पॉइंट पे जो चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहाँ से मैं बात करूं बच्चों, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जरा गौर करिए। यहाँ से ये आर है, ये ए माइनस हो गया, तो ये बच गया आर माइनस ए। बोलिए हाँ या ना, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एक बच गया आपको आर प्लस ए और एक हो गया बच्चों आर माइनस ए, हाँ या ना? क्या यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो लेट ओ डी इक्वल टू आर एंड आप देख रहे होंगे बच्चों ए डी इक्वल टू आर प्लस ए और बी डी इक्वल टू आर माइनस ए। ठीक है, अब चलिए, जब ये सारी बातें हम लोग कर लेते हैं बच्चों, देखिए रटना नहीं है, बस समझने की कोशिश करिए। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए डिस्टेंस चाहिए थी, हमने सेंटर से, चूंकि डाइपोल बहुत स्मॉल होता है बच्चों, तो इस सेंटर से हम मान लेते हैं डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। और फिर उसके बाद दोनों चार्जेस से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, दोनों चार्जेस से जो डिस्टेंस थी बच्चों वो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली। क्या डायग्राम बच्चों सबको क्लियर हो पा रहा है, हाँ या ना? ठीक है, अगर ये डिस्टेंस हमने क्लियर कर ली बच्चों, इसके बाद हमारे पास क्या है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कल थर्ड लेक्चर में कि अगर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो आप ये सोचो अपने मन में
कि वहां पे +1 कूलम का चार्ज रखा होगा, ठीक। और ये सोचो कि कौन सा चार्ज क्या करेगा बच्चों, ठीक है, बस गौर करिएगा जरा। तो जो ये -q चार्ज है वो क्या करेगा इसको, जो ये -q चार्ज है इस पॉइंट पे अगर +1 कूलम का चार्ज होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। मैंने कहा ये -q वाला अट्रैक्ट करेगा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया E1। हाँ या ना, बोलिए क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब जो ये बी पे पॉइंट है चार्ज है ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये बन गया E2। यानी दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया आपने E1 और E2। E1 किसकी वजह से है बच्चों, -q की वजह से। E2 किसकी वजह से है, +q की वजह से, ठीक है। तो अब मैं इसके आगे स्टार्ट करता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट D ड्यू टू पॉइंट चार्ज -q एट ए, ठीक। डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करनी है बच्चों, किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज -q की वजह से, जो कहाँ प्लेस्ड है, ए की वजह से। क्या हो जाएगा बच्चों, E1 वेक्टर का मैंने केवल मॉड लिया बच्चों, ध्यान रखिएगा। वो क्या लिखेंगे हम लोग, E1 इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, फार्मूला क्या होता है, Q/4πε0, ये डिस्टेंस AD यानी कि AD का स्क्वायर। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हुए अगर आपने डायरेक्शन बना दिया है तो आपको ये साइन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना, चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करना अगर आपने डायरेक्शन पहले ही बना दिया है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगर आपने कभी चार्ज का साइन कंसीडर कर भी लिया बच्चों 1 मिनट के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगी। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वो फील्ड अट्रैक्टिव इन नेचर है। मैंने आपको 4 कूलम्स लॉ के समय भी ये बात बताई थी। फिर यहाँ पे भी एक बात समझिए, अगर फील्ड नेगेटिव आती है कभी भी, इसका मतलब वो फील्ड अट्रैक्टिव इन नेचर है। हाँ या ना, बस इतनी ही बात है। इसलिए पहले ही मैंने डायरेक्शन बना दी है तो मुझे जरूरत ही नहीं है। हाँ या ना, तो ये आपकी पहली बात है। तो E1 इक्वल टू कितना मिला बच्चों, मॉड में आपका Q/4πε0, AD की वैल्यू कितनी है, R+A का होल स्क्वायर। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। सभी लोग फटाफट साथ साथ लिखते भी रहे और देखते भी रहे बच्चों, ठीक है। तो E1 इक्वल टू हो गया Q/4πε0 R+A का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे फॉर्मूला है, Q/4πε0 R²। तो मेरे हिसाब से इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ या ना, क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद देखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट D ड्यू टू चार्ज +q एट B। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट D ड्यू टू चार्ज +q, ड्यू टू चार्ज +q, ठीक है। ये बातें साथ साथ बोल भी रहा हूं मैं, तो आप लोग इसको लिखते भी रहे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो वो वैल्यू कितनी है बच्चों, E2 है। तो E2 की वैल्यू आप लिखिए, चलिए क्या लिखेंगे, Q/4πε0 BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। और बच्चों आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि 4πε0 BD कितना है, R-A का होल स्क्वायर। हाँ या ना, क्या यहाँ तक बात क्लियर है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। तो बच्चों हमसे पूरे डाइपोल की वजह से पूछा है, इसका मतलब मुझसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। ये तो मैंने दोनों चार्जेस से अलग अलग लिख दिए, ठीक। अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डी पॉइंट पे, ये मुझे पता करना है। इसको पता करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, ये दोनों जो है डायरेक्शन में अपोजिट है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। ये E1 वेक्टर है बच्चों, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये E1 वेक्टर है। अगर ये डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक, तो इनका रिजल्टेंट या तो E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस E1 होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि मैग्नीट्यूड में कौन सा ज्यादा है, क्या E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है, ठीक है। इस बात को समझने के लिए बच्चों थोड़ा सा गौर कीजिए 1 मिनट के लिए। इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए। देखिए Q/4πε0, इतना पार्ट दोनों में सेम है। अब जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसकी वैल्यू कम, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है। हाँ या ना, कैसा है बच्चों, इनवर्सली रिलेशन है। तो जिसके लिए डिस्टेंस ज्यादा होगी उसके लिए फील्ड कम होगी। तो E1 के लिए देखिए डिनोमिनेटर ज्यादा, क्योंकि R+A है, यहाँ R-A है, तो ये तो इससे कम ही होगा ना ये वाला। हाँ या ना, तो इसका मतलब कि E2 ग्रेटर देन E1 है, इसका मतलब E2 ग्रेटर देन
E1 है, हाँ या ना बच्चों? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? E2 ग्रेटर देन E1 है, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ या ना? ठीक है, चलिए तो हम लोग अब देखेंगे बच्चों यहाँ से आगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलिए इसके आगे देखते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं बच्चों, और कई बार केवल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी इक्वल टू ई मान लेते हैं बच्चों। ई इक्वल टू, ई का मैग्नीट्यूड मिलेगा बच्चों हमें, क्या मिलेगा? E2 माइनस E1। ऐसा क्यों? क्योंकि E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है किससे? E1 के मैग्नीट्यूड से। हाँ या ना? ये बात आपको अभी मैंने इक्वेशंस के माध्यम से समझाई है। ठीक है, तो चलिए E2 की वैल्यू थी कितनी बच्चों? E2 की वैल्यू कितनी थी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू कितनी है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए का होल स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? ठीक है, अब इसमें से आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि मैं कुछ चीजें कॉमन ले सकता हूं यहाँ से। अगर ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या दिख रहा है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से बच गया बच्चों R माइनस, ध्यान दीजिएगा जरा, R माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या ये लाइन समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है बच्चा सबको? ठीक है, ठीक, चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, देखिएगा तो E का मैग्नीट्यूड है बच्चों Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब इसको एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे? R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या ये एलसीएम समझ में आ पा रही है बात? हाँ या ना? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? क्या एलसीएम क्लियर है? ठीक है, साथ साथ आप लोग नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, इतना ठीक। तो देखिएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ या ना? अगर इसको मैं कैपिटल ए मान लूँ और इसको कैपिटल बी मान लूँ तो यही तो लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ या ना? क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? ए वाला पार्ट ए मान लिया जाए, इस वाले पार्ट को आप कैपिटल बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो चलिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का मतलब आर ए प्लस आर माइनस है, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी आर प्लस ए माइनस ऑफ आर माइनस है। क्या ये बात क्लियर है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर है बच्चों? जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है? अगर मैं चाहूँ इस बच्चे इस पूरे को आपके समझाने के लिए, जरा देखिएगा, आर माइनस ए आर प्लस ए, और इस पूरे पे ऐसे स्क्वायर कर दूं, कोई समस्या है किसी को? हाँ या ना? ठीक है, क्लियर हो पा रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। Q अपॉन 4 पाई एफ, जरा गौर करिएगा बच्चों, क्या हुआ यहाँ पे? इस A से ए कैंसल आउट हो गया। ठीक है, हाँ या ना? यहाँ से क्या बचा? 2R। क्लियर? यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या बचा? R प्लस ए, इस माइनस का मल्टीप्लाई करिए तो माइनस R और प्लस ए। बोलिए क्या यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? ये देखिएगा बच्चों, ये क्या लिखा है? ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पूरे का क्या चल रहा है? होल स्क्वायर। हाँ या ना? क्या ये लाइन क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जब आप पहुँच गए तो आप ये पाएंगे कि R से R कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको क्या दिख रहा है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर दिख रहा है बच्चों 2R, साथ में 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक आपको E नेट नजर आ रहा है? क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? ठीक है यहाँ तक? बोलिए सब क्लियर है? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। बट आप ये जानते हैं कि Q इंटू 2A इक्वल टू P, अभी आपने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, क्या? आइदर चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो Q इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल 2A है, तो Q इंटू 2A को हम क्या लिख सकते हैं? P के बराबर। तो जरा देखिएगा, ये मेरा E क्या बन गया बच्चों? Q इंटू 2A, साथ में 2R है, ये देख रहा है ना? Q इंटू 2A 2R को मैंने अलग लिखा, अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ या ना बच्चों, ये क्यू इंटू टू ए की जगह क्या लिख सकते हो, पी। तो ये देखिए 2 पी आर हो गया, 2 और पी और ए आर, क्लियर है। और नीचे हो गया बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। बोलिए क्या ए ई का मैग्नीट्यूड यानी कि ई एक्सियल आपका ये आया क्या? ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 होगा बच्चों, 2 तक अगर हम लोगों ने दिया होगा तो। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं होनी चाहिए बच्चों, एक एक स्टेप बहुत क्लियरिटी से बताया गया है। ठीक है, बस ध्यान दीजिए और इसको फटाफट नोट करिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान रखिएगा, इफ डाइपोल, अगर ये कहा जाए बच्चों कि इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल यानी कि शॉर्ट डाइपोल है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों फॉर शॉर्ट डाइपोल। आप ये बताइए शॉर्ट डाइपोल ए लेस देन आर होगा। शॉर्ट डाइपोल के लिए एक तो 2a टोटल लेंथ है, और भी छोटा है तो a और भी छोटा होगा बच्चों। इस केस में नेग्लेक्ट ए स्क्वायर, इसमें से अगर ये बहुत छोटा हुआ तो ए स्क्वायर को और भी आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपका ये बन जाएगा अब E इक्वल टू 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा अगर आप इसमें ए स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दोगे यानी 0 कर दोगे तो r की पावर 4 बचेगा, हाँ या ना? ठीक है बच्चों, यहाँ तक। इसके आगे देखते हैं। देखिएगा ये r से कट गया तो आपको ये फाइनली मिला बच्चों 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ध्यान रखिएगा ये ई एक्सियल है, यानी कि एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। और r क्या है, डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों। हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है? आप लोग यहाँ से एक बात और देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ से कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जरा उसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में काम आती हैं। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, ठीक है। ई इनवर्सली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। अभी तक के फील्ड में आपने देखा होगा स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स स्क्वायर लॉ की तरह काम कर रहा था, है ना। तो अगर इसका मैं ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाऊं बच्चों तो ये ऐसे बन जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे टच नहीं कराते बच्चों इसको, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक, याद रखिएगा ये बात। एक ग्राफ भी कभी कभी काम आता है। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, न्यूमेरिकल करते टाइम इस बात पे ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट डाइपोल के लिए, यानी कि फॉर शॉर्ट डाइपोल ये आपको यूज करना है, ठीक। लेकिन अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं है, केवल सिंपली डाइपोल बोला है, तो आप इस ओरिजिनल फार्मूले को याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल करना होता है बच्चों, ये बात भूलिएगा मत, ठीक है। क्योंकि कई बार ये बातें आपको दिक्कत करती हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो किसी न्यूमेरिकल में कहेगा कि डाइपोल की जो लेंथ है वो मिलीमीटर में है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 2 मिलीमीटर है और हमसे पूछेगा कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो आप इसको शॉर्ट डाइपोल वाला यूज कर लेंगे। समझ में आ पा रही है बात? फॉर अ स्मॉल डाइपोल बोला होता है, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल बोलता है बच्चों, या फिर यूनिट से हम देख के पता लगा लेते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। याद रखिएगा, आंसर में बहुत वेरिएशन होता है, खास करके 12th में इसी पे काम हो जाता है बच्चों। कोई बहुत बढ़िया सवाल हुआ तो इस पे हुआ, कंपटीशन में जनरली इसी पे काम होता है, वो लोग ऐसे बातें नहीं करते। हाँ या ना, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इधर की तरफ, क्योंकि E2 ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ या ना, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ तक की बात क्लियर होगी, ठीक है। एक्सियल का आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब उसके ठीक परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जरा इसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा बच्चों, एक माइनस क्यू का चार्ज है और एक प्लस क्यू का चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस आपने मान रखी है 2a है। जैसे वो लिखे थे ना पहले वाले में, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a, वो लाइन आपको इसमें भी लिखनी है जब भी डेरिवेशन होगा, ठीक है। इसका सेंटर बच्चों ये O है और इसके सेंटर से ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है D, और इसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, किसी भी पॉइंट पे किसी चार्ज पार्टिकल से
किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले तो उस पॉइंट को उस चार्ज से स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। ठीक है, ये देखिए हमने दोनों से मिला दिया बच्चों। ठीक, हमने रिलेट कर लिया कि ये एंगल थीटा है। ठीक, अच्छा बच्चों, ये जो चार्ज रखा हुआ है ये मैंने कहा ए पे रखा है, ये बी पे रखा है और ये डी पॉइंट है, ये थीटा हो गया। ठीक, अब चलिए अगर मुझे यहाँ से चार्ज निकालना है तो सबसे पहला काम बच्चों हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन बना लेते हैं कि किसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इसको बनाने के लिए मैंने आपको क्या समझाया बच्चों कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वहां पे एक +1 कूलम का चार्ज अपने मन में एज्यूम कर लो। अच्छा, +1 कूलम का चार्ज एज्यूम करके और आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पे मैं +1 कूलम का चार्ज एज्यूम कर लेता हूँ बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना। यहाँ अपने मन में आप क्या मानेंगे, +1 कूलम चार्ज। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो पॉइंट चार्ज की वजह से, ये लॉजिक दिमाग में रखिएगा आपने। ठीक, ये आपका हो गया बच्चों E1, क्लियर है। ठीक, अच्छा ये वाला क्या करेगा भैया, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, हाँ या ना। ये हो गया आपका E2। बोलिए क्या ये E1 E2 क्लियर है सबको। ठीक है, चलिए अब एक बात और देखिए बच्चों, अगर ये थीटा एंगल है, ए लाइन जो दिख रही है ए बी, अगर इसी के पैरेलल लाइन में यहाँ पे एक ड्रॉ कर दो बच्चों, तो दो पैरेलल लाइन हो गई, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया, हाँ या ना। अब चूंकि बच्चों एक बात ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी हॉरिजेंटल लाइन के साथ थीटा एंगल पे है तो हमारे पास एक रास्ता होता है बच्चों जिसको क्या कहते हैं हम लोग, इसका कंपोनेंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, इसका कंपोनेंट करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस आसान तभी लगती है बच्चों जब हम लोग क्या करें, या तो हॉरिजेंटल हो जाए या तो वर्टिकल चीजें हो जाए, तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर पाते हैं। इसको भी बच्चों हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये करें, आप ये थीटा है तो ये भी थीटा, 2 थीटा मान लीजिए और अपने काम को कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसीलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका कंपोनेंट करेंगे। ठीक, अच्छा कंपोनेंट आपने सीखा होगा कि जिसके साथ कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिस लाइन के साथ एंगल बनाती है, ध्यान रखिएगा, जिस लाइन के साथ एंगल बनाती है उस डायरेक्शन में हम इसको बना देते हैं cos थीटा, यानी E1 cos थीटा, हाँ या ना। और ठीक उस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पे लिख देते हैं E1 sin थीटा। क्या कर देते हैं बच्चों, E1 sin थीटा, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है। अच्छा, कई बार मन में आता है बच्चों का जिनका 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि E1 sin थीटा इधर ही क्यों, इधर ऊपर क्यों नहीं ले लिया भैया आपने परपेंडिकुलर। नहीं बच्चों, ध्यान रखिएगा, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा हमको ऐसे कंपोनेंट करने होते हैं कि जिसका कंपोनेंट कर रहे हो वो उनके बीच में आए, वो उनके बीच में आए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर इन चीज़ों में दिक्कत है तो वेक्टर का एक फर्स्ट सेकंड लेक्चर होगा, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा 11th क्लास वालों का, उसमें जा करके आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बता पाना पॉसिबल नहीं होता है, इतना आप लोग समझते हैं। ठीक है, फिर भी इतनी कंपोनेंट तो क्लियर है। मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसके साथ cos थीटा लेते हैं और जो कंपोनेंट कर दिया ठीक उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस पर sin थीटा लेते हैं। इतना क्लियर है बच्चों, हाँ या ना। ठीक है, अच्छा बच्चों, सिमिलरली अगर ये थीटा बन रहा था तो ये वाला भी थीटा बन रहा था, हाँ या ना, बिल्कुल उसी लॉजिक से ये वाला भी एंगल थीटा ही है। क्लियर है बच्चों, हाँ या ना। तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि E2 का कंपोनेंट, तो E2 का कंपोनेंट भी तो इधर ही होगा बच्चों, E2 cos थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर देखिए मैंने इधर ड्रा किया, क्यों इधर किया बच्चों, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट के बीच में वो आना चाहिए, कौन, जिसका कंपोनेंट किया जा रहा है, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है, आई होप कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक, अभी तक तो हमने केवल इसके डायग्राम को बनाया और ये देखने की कोशिश की कि इसको कैसे किया जा सकता है, हाँ या ना। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हमें E1 E2 की मैग्नीट्यूड चाहिए, रिजल्टेंट तो बात की बात है। ठीक है, तो एक बार बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए या नहीं चाहिए, तो बताइए ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी है भैया। अगर ये आर है, ये ओ डी पॉइंट को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, और ये लेंथ ए है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं हो जाएगी, और क्या इधर से ए वाली डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं हो जाएगी। बोलिए पाइथागोरस लगाएंगे, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है, क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, मैंने सबसे पहले क्या किया, लेट ओ डी इक्वल टू आर, ठीक है, एंड ए डी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी डी, ये तीनों आपस में इक्वल है बच्चों, हाँ या ना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, हमने एक लेट कर लिया कि लेट एंगल डी ए ओ, एंगल डी ए ओ इक्वल टू थीटा इक्वल टू एंगल डी बी ओ।
ठीक है, ये हमने थीटा पुट कर लिया बच्चों। क्लियर है इतनी बात, इतना थीटा हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखिएगा साथ साथ ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट ए, क्या होगा बच्चों, E1, E1 होगा, हाँ या ना। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन 4πε0। अच्छा बताइए ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी है, एडी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ठीक, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर दोगे तो क्या मिलेगा, Q अपॉन 4πε0, रूट हट जाएगा, हाँ या ना। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो बच्चों, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट बी, बी पे जो चार्ज है उसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बच्चों, E2, हाँ या ना। क्लियर है बच्चों, तो E2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जरा ध्यान से देखिए तो, Q अपॉन 4πε0, ये जो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका अगर आप रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या ये भी वही नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है सबको। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट बी, E2 इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। अच्छा, बी से डी की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, सिमिलरली इसी की तरह। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, हाँ या ना। ठीक है, तो आप देखिए गौर से, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, हाँ या ना। क्लियर है बच्चों, यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप ये देख पा रहे होंगे कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है, हाँ या ना। ठीक है, तो फटाफट आप इसे नोट कर लें बच्चों, ठीक है, ताकि इसमें फिर आगे बढ़ सके। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, E1 E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक, तो जरा देखिएगा, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, सॉरी बच्चों ये वाला साइन थीटा होगा, है ना, ये साइन थीटा होगा। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो ध्यान से देखिएगा, हम ये लिख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in direction, opposite in direction, so they cancel each other। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे। देखिए मैं लिख भी रहा हूँ और साथ साथ बोल भी रहा हूँ, तो आप लोग फटाफट लिखते रहिए साथ में, तभी इंटरेक्टिव क्लास होती है बच्चों। ठीक है, केवल वो लिख देने से नहीं कि इंटरेक्टिव क्लासेस, इंटरेक्टिव का मतलब यह है कि आप लोग लिखिए साथ साथ, चीजों को देखिए, वीडियो को रोक दीजिए, लिखिए, उतनी बातों को समझिए एक बार, या एक बार देख लीजिए फिर वीडियो को पीछे कीजिए और फिर साथ साथ सुनते रहिए, अब लिखते रहिए। ठीक है, तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, जब क्लास में सामने नहीं है आप लोग तो आपको ये बातें थोड़ी सी ध्यान देनी होगी, ठीक है ना। ये लिख लेंगे आप लोग, ये बात क्लियर हो रही है कि E1 साइन थीटा, क्योंकि E1 E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो साइन थीटा भी इक्वल होगा। ठीक है, तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा बच्चों। ध्यान से देखिए, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा ईच अदर, hence net electric field at D is given by, net electric field at D is given by, कैसे मिलेगा बच्चों, E net या E, केवल E मान लेते हैं बच्चों इसको भी हम लोग, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बट आप ये जानते हैं कि E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो आप यहाँ पर रख दीजिए, तो आपका E नेट क्या मिल जाएगा बच्चों, E फाइनल क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स E1 cos थीटा, हाँ या ना। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप E1 की वैल्यू जानते हैं बच्चों, हाँ या ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप E1 की वैल्यू जानते हैं, बोलिए हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है सबको, तो E1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं बच्चों, तो E इक्वल टू 2, E1 की वैल्यू है Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलिए,
और साथ में है बच्चों cos थीटा। अब सवाल है cos थीटा का, ठीक है। तो इन ट्राइंगल OAD cos थीटा इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या इस ट्राइंगल में cos थीटा हम लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं होगा बच्चों? क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हाँ या ना। तो cos थीटा इक्वल टू, आपको ये मिल गया बच्चों। तो अब जब आप इस फार्मूले में पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जरा गौर करो इस पे। तो E इक्वल टू 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह रखिए ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर रूट को क्या बच्चों 1/2 लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल हाँ या ना। जरा ये देखिए क्या लिखा है, Q इंटू 2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जरा गौर करिए बच्चों, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1/2 है, तो पावर ऐड हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगी 3/2। बोलिए हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है, हाँ या ना। कैसे किया जा रहा है ये काम, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो फटाफट इसे आप नोट करते रहें साथ ही साथ, ठीक है। अच्छा, बट आप ये समझते हैं Q इंटू 2a क्या होता है P, तो हम इस E को बच्चों क्या लिख सकते हैं, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा इक्वेटोरियल का ओरिजिनल फार्मूला है बच्चों, ये हमारा इक्वेटोरियल का ओरिजिनल फार्मूला है, ठीक है। इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, मतलब कि A डेट इज A लेस देन R, तो A स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट A स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको क्या मिलेगा, E इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से बच जाएगा बच्चों R स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 3/2, ठीक है। जरा गौर करिए, यहाँ से अगर पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको E नेट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। जरा गौर से देखिए, ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने इक्वेटोरियल का भी कर लिया और एक्सियल का भी, ठीक है। तो ये आपका इक्वेटोरियल का फार्मूला है, ठीक है। अब जरा गौर करिए दोनों फार्मूलों पे, ठीक है। एक्सियल के फार्मूले को देखिए अपनी कॉपी में और इक्वेटोरियल के फार्मूले को भी आप देखिए अपनी कॉपी में, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ई एक्सियल जो आया है वो क्या 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल नहीं आया है, हाँ या ना। ई एक्सियल जो एक्सियल है 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सियल का फार्मूला बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, हाँ या ना। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए बच्चों तो क्या ये एक्सियल का फार्मूला बन जाएगा, हाँ या ना, ठीक। तो ये रिलेशन याद रखिएगा बच्चों, कई बार ये ऐसे पूछता है ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल 2/1, ये रेशियो पूछता है बच्चा, कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये रेशियो पूछता है। ध्यान रखिएगा एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल 2:1 होता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आप लोग को समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान से देखिए, तो इस वाले केस में भी बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू भी है, तो इस केस के लिए भी अगर ग्राफ बनाया जाए E वर्सेज R का तो वो भी ऐसे ही बनेगा, हाँ या ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या ये बात इनवर्सली का ग्राफ ऐसे ही बनता है, क्लियर है ये बात, ये याद रखिएगा। कोई भी क्वांटिटी पावर कुछ भी हो बच्चों, पावर पे आप मत जाइए, अभी पावर पे जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आप उस पर न जाके सिंपली क्या बनाइए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, ये क्या किया जा रहा है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने ये सारी चीजें देख ली बच्चों, ठीक। अब चलते हैं बच्चों, कुछ नोट करके लिखिएगा बातों को इसमें, इस डेरिवेशन से रिलेटेड या इस पूरे टॉपिक से। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डाइपोल की वजह से कैलकुलेट कर लिया है बच्चों, याद रखिएगा, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है बालक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा, एक नोट करके पॉइंट लिखवा रहा हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है P अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, P 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये जनरल फार्मूला है बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, थीटा जब इक्वेटोरियल पे था तो थीटा बना, अगर सोचिए परपेंडिकुलर हो जाए तो फॉर एक्सियल थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। आप इसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री डाल के देखिए, तो ई एक्सियल ए पी अंडर रूट कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, 3 + 1 4 होगा, तो रूट के बाहर क्या आएगा 2, और ये देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। क्या ये बात क्लियर हो गई?
अच्छा, फॉर इक्वेटोरियल या एट इक्वेटोरियल, क्या लिख सकते हो, एट इक्वेटोरियल, इसको एट ही लिख लीजिए, एट एक्सियल, और फिर एट इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 रखोगे कॉस 0 हो जाएगा और ये बचेगा सिंपली p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। क्या इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा, हाँ या ना? ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखने के लिए ना ये बताया जाता है, तो आप इसे कर लोगे तो इससे क्या लाभ हुआ बच्चों, डाइपोल के अब किसी भी एंगल पे, उसके सेंटर से किसी भी एंगल पे पूछेगा तो ये काम हो जाएगा। जैसे इस बात को समझने की कोशिश करो, अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है और ये सेंटर वाली लाइन है, अगर यहाँ पॉइंट है तो सेंटर से अगर एक लाइन बनाओगे आप तो ये एक्सियल बनेगी ना, ये लाइन देखिए, तो 0 डिग्री एंगल बना रही है डाइपोल के एक्सिस के साथ, हाँ या ना? अब इसी लाइन को थोड़ा आप यहाँ ले लीजिए तो एंगल थीटा बना दी, अब इसी एंगल को यहाँ ले लीजिए तो 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब ये जो थीटा है वो क्या है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड एक लाइन उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर से मिला रही है उसके बीच का एंगल है थीटा। अगर अब किसी भी एंगल में कहूं 30 डिग्री पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 30 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करोगे, cos 30 रख दो। ठीक है, ये कंपटीशन में आपके काम आता है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में इसके बारे में काफी चीजें आपको जानने को मिलती है बच्चों। ठीक है, फिर भी मैंने इसको अलग से बताया है, कुछ बच्चे कभी कभार कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, आप उन सब वीडियोज में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहाँ पे डिस्कस की जाती है। क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? ठीक है, हाँ या ना? ठीक, ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक की सारी बातें आप लोग को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नोट्स अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा 4th लेक्चर था जो यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों देखिए, वीडियो बहुत लंबे लंबे नहीं है, ठीक है, और एकेडमिक को समझाने के लिए, 12th को बताने के लिए ठीक ऐसे ही ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, बशर्ते उसमें बच्चे सामने होते हैं और आप लोग आपको स्क्रीन के थ्रू देख रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, हाँ, वहाँ पे होता है कि कुछ डाउट रहता है तो बच्चों सीधे सीधे पूछ लेते हैं बच्चे, या फिर मैं चेहरा देख करके भी समझ जाता हूँ कि ये बच्चे जो है इसको दिक्कत हो रही है, तो एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। अब ऐसे तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको सारी बातें बिल्कुल समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है, पर जिन बच्चों को दिक्कत है या लगता है कि कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो उनके लिए भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है बच्चों। क्या आप चाहे तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आप जाएंगे तो आपको क्लास 12th की फिजिक्स के कोर्स दिखेगा। ठीक है, आप उस कोर्स को अपना जो है उसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, उसमें एक बाई बटन दिखता है तो बच्चों को लगता है कि तुरंत पेमेंट करनी है, तुरंत नहीं करनी बच्चों। आप उसमें आगे बढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा व्यू कंटेंट, उसमें जो वीडियो चाहिए, मतलब सैंपल के तौर पे आप समझिए, डेमो जैसे आप लोग कहते हैं, ट्रायल क्लास के तौर पे, उसमें कुछ वीडियोस फ्री हैं। जैसे पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्री होगा कैपेसिटेंस से पहले पहले तक, आप उसको देखेंगे, वहाँ पे जाकर के उन चीज़ों को देख लीजिए। आपको देखने के बाद लगता है कि मुझे इनरोल करना चाहिए, तो फिर उसके आगे के वीडियोज़ के लिए आपको उसको जो है पेमेंट करके और परचेज करना होगा। बहुत नॉमिनल सी फीस रखी गई है बच्चों। ठीक है, चलिए, दूसरा बच्चों जिनको यह है कि नहीं वहाँ से भी नहीं, फ्री में ही चीज़ें हमको मतलब हो जाए, मतलब उतने मान लीजिए पेमेंट नहीं कर पाते, तो वो लोग टेलीग्राम का चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक, एक बात और बच्चों, जो लोग भी आसपास के हैं हमारे सेंटर तक आ सकते हैं, वो लोग वहाँ पे बैच ऑनलाइन ले सकते हैं और अपने डाउट पूछने और टेस्ट देने, या फिर अगर जिनके पेरेंट्स भी देख रहे हो तो उनके पेरेंट्स भी मिलने के लिए सेंटर पे आ सकते हैं। तो कम पैसे में पढ़ाई भी हो जाएगी और इंटरेक्शन भी बना रहेगा बच्चों। ठीक है, तो पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे इस बात से बिल्कुल ही उनको ये फैसिलिटी जो है ये ऑनलाइन में हमने देने की कोशिश की है बच्चों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।